हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं ना। देखिए, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके फ़ोन की घंटी बजे और आपको मालूम चले कि नया वीडियो आ गया है, तो आप उसका लाभ तुरंत उठा सकते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात, यदि जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण टिप मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, कहते हैं कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, यह जानना हो तो यह मालूम कर लो कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कक्षा में अपन से इंटेलिजेंट बंदा जो भी है, या कक्षा में टॉप लेवल के जो भी 2 या 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनका साथ अवश्य कीजिए। किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग होती है, पूरा मालूम कीजिए और उनको फॉलो भी कीजिए। डेफिनेटली जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट पार्ट 11। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट में अंतिम विवरण, जिसे हम कह सकते हैं चिट्ठा या स्थिति विवरण। देखिए, स्थिति विवरण, चिट्ठा या इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, पोजीशन स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण चीज बैलेंस शीट। अक्सर इसे हम बैलेंस शीट ही कहते हैं। समझिए इसके अर्थ को, मीनिंग को समझते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में, यह बात तो महत्वपूर्ण है कि फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका है उसके एंड में बनाया जाने वाला वह विवरण जो एक निश्चित तिथि को, इस बात को भी समझना है कि एक निश्चित तिथि को ही बैलेंस शीट में खाते अपनी स्थिति दर्शाते हैं। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मतलब संपत्तियां एवं दायित्व को दर्शाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर समझिए। वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला वह विवरण जो एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज को दर्शाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो निश्चित तिथि को, इसका मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस में अंतर आ सकता है। तो आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति का मतलब है असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है और वे किस प्रकार की है। तो यह है चिट्ठा। अब इसके संबंध में कुछ विशेषताओं को समझते हैं। देखिए जरा, पहली बात, इसमें उन खातों के शेष लिखे जाते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। अर्थात अंतिम खातों में, ट्रेडिंग में जो अकाउंट चले गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अकाउंट चले गए हैं, उनको छोड़ दीजिए। बचे हुए जितने भी अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। अब ये खाते कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, संपत्ति खाते असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज और कैपिटल के संबंध में अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैलेंस शीट जो है वह एक स्टेटमेंट है, अर्थात विवरण है। यह खाता नहीं है, मतलब अकाउंट नहीं है। तो और अकाउंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डेबिट और क्रेडिट के पक्ष नहीं होते हैं, साथ ही टू और बाय का उपयोग भी नहीं होता है। न तो डेबिट क्रेडिट पक्ष है और न ही टू और बाय का प्रयोग अकाउंट से पहले आपको करना है। तो यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज आपको दिखाई गई है वह निश्चित तिथि को व्यवसाय में विद्यमान होती है, इसीलिए बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। तो बैलेंस शीट से बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है कि व्यवसाय में संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, आदि बातें। इससे विभिन्न पक्षकार अपने डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट है, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग समान रहता है। क्लियर? समान का मतलब डेबिट का नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट के
असेट्स का और लाइबिलिटीज दोनों पक्षों का टोटल जो है वो समान आएगा। क्यों आएगा? डबल एंट्री सिस्टम में जितना हम डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट का योग समान आता है। और अब समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, स्थिति विवरण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला और मुख्य जो उद्देश्य है वह है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी। व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, असेट्स में से भी करंट असेट्स कितनी है, फिक्स असेट्स कितनी है, और लाइबिलिटीज के अंदर भी इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सभी असेट्स की प्रकृति, नेचर और मूल्य की जानकारी। देखिए, जो असेट्स हमारे पास में है वित्तीय वर्ष के अंत में, उस असेट्स में से कितनी स्थायी संपत्तियां हैं, किस किस प्रकृति की है, करंट असेट्स या चालू संपत्तियां कितनी हैं, क्या राशि है उसकी, किस प्रकृति की है, तो यह जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है। और इसी प्रकार से बात करते हैं लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटीज का भी जो नेचर है और उसका जो मूल्य है वह जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और इंटरनल लाइबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी संपत्ति उसके लिए रिजर्व होती है। तो यह जानना जरूरी है कि लाइबिलिटीज में से कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, उसका नेचर क्या है, उसका मूल्य क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक प्रविष्टि जिसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री, ये भी बैलेंस शीट की सहायता से की जाती है। जब हम ये प्रविष्टि करेंगे तब आपको बात अच्छे समझ में आएगी। करना ये होता है कि बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज है और असेट्स है, उन दोनों के बैलेंस के आधार पर हम क्या करते हैं, नए साल की प्रविष्टि करते हैं और खातों के शेष नए साल के खातों में लेकर जाते हैं, जिसके लिए होती है ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट है, व्यवसाय के जो विभिन्न पक्षकार हैं उनके लिए व्यवसाय को समझने व निर्णय लेने में सहायक। देखिए, बैलेंस शीट को देख करके व्यवसाय के जो पक्षकार हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स, बैंक, क्रेडिटर्स आदि विभिन्न प्रकार के निर्णय ले लेते हैं कि अगर व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता, शोधन क्षमता बहुत अच्छी है तो व्यवसाय पर वे ट्रस्ट करते हैं और अगला निर्णय लेने में उनके लिए सहायक होता है। लास्ट पॉइंट है, अंतिम तिथि से पूर्व अज्ञात मद की राशि ज्ञात करना। मान लीजिए वर्ष के मध्य में किसी तिथि को यह पता करना हो कि व्यवसाय की पूंजी कितनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है, C बराबर A माइनस L। तो इसी प्रकार से मान लीजिए L ज्ञात करना हो तो सूत्र लगा दीजिए, लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मद अगर मान लीजिए बैलेंस शीट की हमें पता करनी है तो हम वर्ष के मध्य में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके वह राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो आते हैं अब मुख्य बिंदु पर कि बैलेंस शीट आखिर दिखती कैसी है, कौन कौन से उसमें हम मदे दिखाते हैं। चलिए समझते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट को। चिट्ठे का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, सबसे पहले समझिए शीर्षक को। आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन शब्द क्यों लगता है, यह बात अब तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उस तिथि को बैलेंस शीट में जो संपत्तियां और लायबिलिटीज हमने दिखाई है वह उसी दिन की स्थिति दर्शाते हैं। उससे एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात उनके खातों के बैलेंस में अंतर आ सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। तो देखिए, एज ऑन लगाना है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लगाना है फॉर द ईयर एंडिंग। आगे समझते हैं। देखिए, बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर है लायबिलिटीज और दाईं ओर देखेंगे तो ये है असेट्स। अमाउंट का कॉलम इधर भी है, अमाउंट कॉलम इधर भी है। क्लियर?
इस फॉर्मेट में जो संपत्तियां और दायित्व दिखाए जाते हैं वे कुछ शीर्षक में दिखाए जाते हैं कि अगर आप किसी व्यवसाय का चिट्ठा बनाएं तो किन किन शीर्षक में दिखाएंगे। मोटे रूप में कुछ शीर्षक आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, जितनी भी चल दायित्व या चालू दायित्व हैं वो हम सबसे ऊपर लिख देते हैं। इसके पश्चात सारी मदें एक के बाद एक आएगी और राशि आपको बाहर लिखनी है। फिर है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जैसे कि आपने लोन लिया है, बैंक लोन, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो लोन है, मॉर्टगेज लोन आदि। और उसके बाद दिखानी है आपको कैपिटल, जो व्यवसाय की कैपिटल है उसको दिखाएंगे, उसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को लेस करेंगे और भी समायोजन करेंगे। इधर देखिए असेट्स में करंट असेट्स, जितनी भी चालू संपत्तियां हैं जो शीघ्र अपना रूप परिवर्तित करती है सबसे पहले आएगी। उसके बाद में आएगी फिक्स असेट्स, जो अपना रूप दीर्घ काल तक बनाए रखती है। तो ये है इसका फॉर्मेट। इसमें दिखाई जाने वाली कुछ मोटी मोटे शीर्षक जिसमें आपको मदें दिखानी है, और लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का योग, ये दोनों एकदम से समान आएंगे। अगर असमान आते हैं इसका मतलब लेखा पुस्तकों में किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि या एरर अभी भी बाकी है। अब समझते हैं कि ये जो मदें हैं इनको दिखाने के क्रम से चिट्ठे के प्रकार समझ लीजिए। देखिए, चिट्ठे में संपत्तियों एवं दायित्व, असेट्स एंड लायबिलिटीज को लिखने का क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि लिखने के क्रम के आधार पर बैलेंस शीट के प्रकार बताइए। तो बहुत सिंपल है, आपको पहला बताना है तरलता क्रम, लिक्विडिटी ऑर्डर, और दूसरा बताना है आपको स्थायित्व क्रम, और इसको कह सकते हैं परमानेंस ऑर्डर। अब ये दोनों क्या होते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले लिक्विडिटी ऑर्डर, इसमें असेट्स को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित होने के क्रम में तथा दायित्व में शीघ्र भुगतान किए जाने के क्रम में लिखना होता है। अर्थात वह असेट्स सबसे पहले लिखी जाए जो कैश के रूप में है या कैश में शीघ्र चेंज हो सकती है। क्लियर? कैसे? देखिए, असेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं कैश, जो कैश हमारे पास में है। फिर लिखते हैं बैंक, इसलिए कि बैंक में जाकर के राशि निकालेंगे, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, फिर है डेटर्स। इस क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं ताकि असेट्स को कैश में परिवर्तित करने की जो अवधि है जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रम आगे चलता रहेगा, और स्थायी संपत्तियां बाद में आती है। इसी प्रकार से लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में जिसको सबसे पहले भुगतान करना है वो पहले लिखिए, उसके बाद जिसको भुगतान करना है उसके बाद लिखिए। देखिए इधर बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आगे बढ़ते जाइए। तो ये इसका क्रम है। इसी प्रकार देखिए स्थायित्व क्रम। स्थायित्व क्रम में क्या होगा कि ये तरलता क्रम का उल्टा है। इसमें वह संपत्ति जो रोकड़ में सबसे अंत में परिवर्तित होती है पहले लिखी जाएगी। क्लियर? कैसे? देखिए, ये रहा असेट्स, सबसे पहले लिखा आपने गुडविल, क्योंकि ख्याति को बेच करके कैश लाना तभी होगा जब आप व्यवसाय को वाइंड अप कर रहे हैं। इसके बाद पेटेंट, फिर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आदि चलता रहेगा, और कैश जो है वो सबसे एंड में। लायबिलिटीज में देखिए, दायित्व में सबसे अंत में भुगतान हो उसको सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले वह लायबिलिटीज लिखिए जिसको अंत में भुगतान होता है, और अंत में भुगतान केवल होता है कैपिटल का जब व्यवसाय बंद कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लायबिलिटीज में देखिए कैपिटल, इसके बाद में लोन, इसके बाद में क्रेडिटर, और इस तरह से धीरे 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 नीचे की ओर चलते रहते हैं। ये जो आपको बैलेंस शीट दी है आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा क्रम है। देखिए, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, तो ये हो गया आपका तरलता क्रम। तो आप अपनी पुस्तक में भी ये दोनों ऑर्डर को देख सकते हैं, किस संपत्ति को पहले लिखते हैं, किस लायबिलिटीज को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या क्रम रहता है, यह थोड़ा सा आप लोग देख करके रखें। तो यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 11। आप इसको रिवाइंड करके एक बार अवश्य देखिए। मेरे एपिसोड जो फाइनल अकाउंट के अब तक हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं
तो एक बार अवश्य देखिए। फिर से आपसे निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक को अपने साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए, और अगर संभव हो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं शीघ्र हाजिर होता हूँ अगले एपिसोड के साथ।